प्यारे बच्चों, क्लास टीचिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए आपको रिमेनिंग पार्ट जो बच गया था इस लेसन का, जीव और समष्टियाँ, इस इकाई का नाम है पारिस्थितिकी और अध्याय का नाम है जीव एवं समष्टियाँ। इसमें हमने आपको कुछ हेडिंग्स पढ़ा दिया था। उसी के आगे, जहाँ तक पढ़ा दिया था उसी के आगे आज आपको पढ़ना है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इन प्रश्नों का उत्तर जरूर लिखा होगा। बिल्कुल लिखिए, किसी भी कीमत पर लिखिए। आपके पास बुक नहीं है तो इस वीडियो को 2-3 बार रुक रुक करके देखिए और देखने के बाद आपको ये सारी बात उसमें पढ़ने को मिल जाएगी। कुछ बातें हो सकता है बताने में छूट गई हों, क्योंकि अब यहाँ पर लिखा हुआ एक एक लाइन, एक एक शब्द हम थोड़ी बताते हैं आपको। हम तो ये जो हेडिंग है इसका संदर्भ आपको पूरा समझा देते हैं। अजैव कारकों के प्रति अनुक्रियाएं, तो इस बात को हम आपको समझा देंगे। इसमें क्या लिखा है ये आप खुद पढ़िए पूरा विस्तार पूर्वक। तो इस तरह से आप वीडियो को रोक रोक करके पढ़िए। पढ़ने के बाद में आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। प्रश्न कापी में लिख लीजिए, फिर उनका उत्तर लिख लीजिए। उसके बाद फिर से वीडियो देखिए और जहाँ जहाँ आपके इनके प्रश्नों का उत्तर मिलता रहे वहाँ से चेक कर लीजिए कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। ठीक है, उसका पूरा अध्ययन कर लीजिए। आप अच्छी तैयारी के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा और ज़रूरी भी है। फॉर्मेलिटी करने का कोई विकल्प ही नहीं है भाई। आपकी मर्जी है, पढ़ाई आपकी है, आपका भला होना है, आपका हित होना है। हम आपके हित को बचाने के लिए आपका सहयोग कर रहे हैं। अब आप नहीं पढ़ना चाहें तो कोई ज़बरदस्ती थोड़ी आपको पढ़ा सकता है। आपकी पढ़ने की इच्छा हो तो उसका कोई विकल्प नहीं है। आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ के सीख लेंगे। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। हमने प्रयास किया है कि आपकी ज़रूरतें पूरी की जाएं, तो आप ज़रूर इनका लाभ उठाएं। ठीक है, अब हम आपको आगे पढ़ाएंगे अजैव कारकों के प्रति अनुक्रियाएं। अजैव कारक तो कल पढ़ा दिया था, 4 कारक आपको बताया था: प्रकाश, जल, तापमान, मृदा। अब इनके प्रति क्या अनुक्रियाएं होती हैं ये आज इस वीडियो में देखिए। अजैविक परिस्थितियां सदैव समान नहीं रहती हैं। इनमें समय के साथ निर्णायक बदलाव आते रहते हैं। आप देखते हैं कभी गर्मी ज़्यादा होती है, कभी सर्दी ज़्यादा होती है, तापमान बहुत ज़्यादा होता है, तापमान बहुत कम हो जाता है, मीडियम क्लास तापमान होता है। वर्षा के मौसम में तो अक्सर उतार चढ़ाव होता रहता है। बादल छा गए, तापमान शून्य हो गया, और वहीं कुछ क्षण के बाद, कुछ दिन के बाद में आप देखते हैं कि बादल बिल्कुल आसमान साफ है और टेम्परेचर बढ़ करके 48 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इसी प्रकार से जलाशयों में जल की लवणीयता में भी परिवर्तन होते रहते हैं। बरसात के मौसम में बहुत सारा पानी बरस गया और एकदम से आकर के किसी जलाशय में मिल जाएगा तो उसकी लवणीयता कम हो गई और कुछ समय के बाद में लवण की सांद्रता अपने आप बढ़ जाएगी। जब वाष्पीकरण ज़्यादा होगा और ज़्यादा वाष्पीकरण हो गया जल का, लवणीय जल का, तो उसमें लवण की सांद्रता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि एकदम अलग अलग परिस्थितियां जीव के सामने विभिन्न प्रकार की चुनौतियां प्रस्तुत कर देती हैं। तो इससे स्पष्ट है कि ताप व जल दो ऐसे अजैव कारक हैं जिनकी कमी या अधिकता जीवन के सामने गंभीर समस्याएं पैदा कर देती है। जीव इन परिस्थितियों का सामना कई प्रकार से करने का प्रयास करता है, जिनमें से कुछ परिस्थितियां निम्नलिखित हैं, जैसे कि नियमन करना, संरूपण रखना, निलंबन तथा प्रवासन। ये कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा जीवधारी अजैविक कारकों से इंटरैक्ट करता है, नियमन करता है अपना। तो ये अजैविक कारक क्या क्या प्रभावित करते हैं उसके संदर्भ में आप यहाँ देख रहे हैं। तो जिन समस्याओं से जीवधारी दो चार होता है, तो सबसे पहला कार्यक्रम है नियमन करना। इस रणनीति का पालन करने वाले जीव ताप नियमन तथा परासरण नियमन द्वारा
अपनी साम्य अवस्था बनाए रखने का प्रयास करते हैं। अब साम्य अवस्था समझते हैं, दूसरे सरल शब्दों में कहें तो इसको बैलेंसिंग कहा जाता है, या वातावरण से अपना एडजस्टमेंट करना। जैसे बहुत एकदम से गर्मी बढ़ गई या एकदम से ठंडी हो गई तो शरीर में जो परिवर्तन होते रहते हैं, तो वो परिवर्तन इसीलिए होते हैं कि वातावरण से आपकी अनुक्रिया चलती रहे, आपका शरीर बैलेंस रहे, आपका शरीर का तापमान बैलेंस रहे। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन करके जो स्थितियां उत्पन्न की जाती हैं शरीर के भीतर, वातावरण के प्रति अपने आप को जो एडजस्ट किया जाता है, उसी को कहा जाता है साम्यावस्था। परासरण नियमन व ताप नियमन जैसी क्रियाएं प्रमुखतः कार्यकीय क्रियाओं द्वारा की जाती हैं। कुछ जीव व्यवहारगत अनुकूलनों से भी ऐसा करने में सक्षम होते हैं। ताप नियमन व परासरण नियमन निम्नलिखित जंतुओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जितने भी स्तनधारी हैं और पक्षी हैं, उनके द्वारा ताप में नियमन और परासरण नियमन किया जाता है। आप जानते हैं कि पसीना निकलता है गर्मी के मौसम में, और जाड़े के मौसम में जल्दी से पसीना नहीं निकलता है। तो ये पसीना क्यों निकलता है? ये परासरण है, परासरण क्रिया है। इसी को कहते हैं परासरण नियमन के द्वारा आप अपने शरीर के टेम्परेचर को बैलेंस कर लेते हैं, साम्य अवस्था बना लेते हैं। तो सभी स्तनधारी और पक्षियों में, और कुछ निम्न पृष्ठाधारी और कुछ अपृष्ठाधारी जंतुओं में नियमन का गुण होता है। बाह्य वातावरण में ताप के अत्यधिक परिवर्तित हो जाने पर भी ये जंतु अपने शरीर का ताप नियत बनाए रखते हैं। पृथ्वी पर स्तनधारियों की सफलता तथा प्रभाविता का कारण उनकी अपने शरीर का ताप स्थिर बनाए रखने की क्षमता है। इसी क्षमता ने उन्हें निम्न ताप वाले आर्कटिक क्षेत्र से लेकर के सहारा जैसे मरुस्थल तक रहने में सक्षम बनाया है। मनुष्य के समान सभी स्तनधारी और पक्षी समतापी या गर्म रक्त वाले होते हैं। तो ऐसे प्राणियों को होम्योथर्मिक या एंडोथर्मिक नाम दिया जाता है। होमोथर्मिक और एंडोथर्मिक नाम दिया जाता है। अब दूसरा है संरूपण रखना। यह आप क्या पढ़ रहे हैं? यह आप पढ़ रहे हैं अजैविक कारकों के प्रति अनुक्रियाएं। तो अजैविक कारक क्या? ताप और जल। ताप और जल, इनमें जो अचानक परिवर्तन होता है, तो उससे जीवधारी अपने आप को सामान्य कैसे बनाए रखे, उसके लिए वो क्या करता है? नियमन करता है। नियमन कैसे करता है? साम्यावस्था बना करके। साम्यावस्था कैसे बनाएगा? ताप नियमन द्वारा और परासरण नियमन द्वारा। दूसरा क्या है? संरूपण रखना। तो अधिकांश जंतुओं के लिए अपने आंतरिक पर्यावरण को साम्यावस्था में बनाए रखना संभव नहीं हो पाता है। इन जंतुओं में शरीर का तापमान पर्यावरण के तापमान में हुए बदलाव के साथ साथ बदल जाता है। इसी प्रकार बाह्य जलीय पर्यावरण की सांद्रता में परिवर्तन होने पर शरीर द्रवों की परासरणता भी बदल जाती है। तो इस प्रकार के जीव संरूपी जीव कहलाते हैं। और तीसरी घटना होती है निलंबन। अगर पर्यावरणीय परिस्थितियों में बदलाव दीर्घकालीन नहीं है तो जीवधारी इनका सामना निष्क्रिय अवस्था बना करके करते हैं। इसको कहा जाता है सस्पेंशन। कुछ समय के लिए सस्पेंड हो गए परिस्थिति से, है। निम्न वर्ग के अनेक पौधे, शैवाल, कवक, जीवाणु, ये सब क्या करते हैं? प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों का सामना करने के लिए अपने आप को बीजाणु बना लेते हैं। बीजाणु मतलब अपने शरीर के चारों ओर एक मोटी सी लेयर बना लेते हैं जिस पर बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब इस अवस्था को बीजाणु कहा जाता है। तो इसी को कहते हैं निलंबन, मतलब ये परिस्थिति से डायरेक्ट कांटेक्ट से निलंबित हैं। मोटी भित्ति वाले बीजाणु परिस्थितियां अनुकूल होने पर अंकुरण द्वारा नए जीव को निर्मित कर देते हैं या फिर नए जीव का निर्माण करते हैं। आवृत बीजियों के बीज भूमिगत तने जैसे घनकंद, प्रकंद
आदि भी पौधों की प्रतिकूल परिस्थितियों से रक्षा करते हैं और ये पौधों के प्रकीर्णन में भी मदद करता है। मेढक जैसे जीव अधिक ताप से बचने के लिए ग्रीष्म निष्क्रियता अपनाते हैं। एस्टिवेशन, ग्रीष्म निष्क्रियता का मतलब अधिक गर्मी के मौसम में वो क्या करते हैं, 1-2 फीट 4 फीट ज़मीन के नीचे कहीं धंस जाते हैं, तो इसको शीत निष्क्रियता, ग्रीष्म निष्क्रियता कहा जाता है। उसके बाद प्रवासन। प्रवासन क्या है? माइग्रेशन, प्रवासन, प्रवास करना मतलब जगह बदल के कहीं अलग चले जाना। जैसे आपके शहर में रहने के लायक परिस्थितियां नहीं है, प्रतिकूल हो गई परिस्थितियां, जो कि कुछ समय के लिए रहेंगी, लंबे समय के लिए नहीं है, कुछ समय के लिए 15 दिन, 1 महीना, 3 महीना, 4 महीना के लिए हैं, और दूसरे किसी शहर में परिस्थितियां अनुकूल हैं, तो आप अपने शहर से रहने के लिए दूसरे शहर में चले जाते हैं। जैसे कुछ लोग, भारत के कुछ लोग जो है उत्तराखंड में चले जाते हैं, जब भयंकर गर्मी होती है तो उत्तराखंड में चले जाते हैं, और जब मौसम सही होने लगता है तो उत्तराखंड से लौट के फिर अपने अपने घरों में, अपने अपने शहरों में चले आते हैं। तो ये जो 1 महीना, 15 दिन, 2 महीना के लिए आप उत्तराखंड चले गए, तो इसी को कहते हैं प्रवासन। जा करके और आप प्रतिकूल समय बीत गया, अनुकूल समय आया तो आप फिर अपने पर्यावास में वापस आ जाते हैं। तो इस प्रकार की घटना को प्रवासन कहा जाता है। अब आगे आता है अनुकूलन क्या है। अभी जस्ट हम पीछे बता चुके हैं अनुकूलन क्या है। साम्य अवस्था आप समझते हैं? तो साम्य अवस्था क्या होती है कि शरीर के भीतरी वातावरण को शरीर के बाहरी वातावरण से मैनेज कराना, एडजस्ट करना, बैलेंस करना, साम्य अवस्था कहलाता है। तो वो शरीर की भीतरी साम्य अवस्था होती है। अब बाहरी भीतरी शारीरिक कार्य की व्यवहारगत सभी प्रकार की परिस्थितियों को अपने पर्यावास के वातावरण से अनुकूल मैनेज करना, जो है सेट करना, अनुकूलन कहलाता है। बस ये थोड़ा सा बड़ा रूप है उसका, साम्य अवस्था का। यहाँ लिखा हुआ है जीवों के वो आकारिकीय, संरचनात्मक, कार्यकीय या व्यवहारगत लक्षण जो उन्हें किसी पर्यावास विशेष में सफलता से जीवन यापन व प्रजनन करने में सक्षम बनाते हैं, अनुकूलन कहलाते हैं। तो ये परिभाषा आप रटे रहिए, याद रखिए। अब आकारिकीय अनुकूलन के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कंगारू चूहा उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तान में पाया जाता है तथा अपनी जल की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति आंतरिक वसा का ऑक्सीकरण के द्वारा कर लेता है। इसलिए कहा जाता है कि यह कभी पानी नहीं पीता है। जल की उपलब्धता के अभाव में यह उसके द्वारा अपनाया गया जल संरक्षण हेतु उपाय है। और दूसरा है कार्यकीय अनुकूलन। तो कार्यकीय अनुकूलन क्या है? ये एक प्रकार का लघुकालीन अनुकूलन है जो जीवों को प्रतिकूल परिस्थितियों में द्रुत अनुक्रिया प्रदर्शित करने में सक्षम बनाता है। जैसे शरीर में कोई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जो आपको उसको जो है प्रतिकूल वातावरण में रहने में सुविधा प्रदान करे, तो उसको कहा जाता है कार्यकीय अनुकूलन। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बीमारी आती है, तो इसका नाम है तुंगता रोग या माउंटेन सिकनेस। तुंगता रोग या माउंटेन सिकनेस ये क्या है? ये एक ऐसा रोग है जो व्यक्ति के तेजी से पहाड़ों की अधिक ऊंचाई पर पहुंचने से विकसित हो जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर ऑक्सीजन की उपलब्धता कम होती है, विशेषकर 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर, और ऑक्सीजन की कमी के कारण उस व्यक्ति की कोशिकाओं को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पाती है। इस वजह से उसमें माउंटेन सिकनेस के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। जी मिचलाना, थकान, सर दर्द, हृदय स्पंदन दर में वृद्धि और अनियमितता, ये सब इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। परीक्षा में 1 नंबर में या 2 नंबर में या फिर कमेंट लिखने के लिए, टिप्पणी लिखने के लिए ये प्रश्न आ सकता है कि तुंगता रोग या माउंटेन सिकनेस क्या है। तो वहाँ माउंटेन सिकनेस नहीं देंगे तो आपसे पूछेंगे तुंगता रोग क्या है। आप कहोगे कि तुंगता रोग तो हमने कभी सुना ही नहीं,
माउंटेन सिकनेस शब्द इसलिए नहीं देंगे कि आप समझ जाओगे इससे, है। तुंगता रोग के नाम से पूछेंगे, तुंगता रोग से आप क्या समझते हैं, तो आप यही बातें लिखिएगा। पौधों में जल व तापमान संबंधी क्या अनुकूलन होते हैं। देखिए, पौधे जल की कमी का सामना करने के लिए दो रणनीतियां अपनाते हैं। एक तो जल का कम से कम व्यय करना और अधिक से अधिक संरक्षण करना। कुछ पौधे शुष्कता की अवस्था में पलायन भी कर जाते हैं, जैसे एफ मिरल। इस हेतु पादप में बहुत सारे अनुकूलन पाए जाते हैं। वाष्पोत्सर्जन की दर को कम से कम करने हेतु अनुकूलन होते हैं। तो इस कैसे वाष्पोत्सर्जन की दर कम करेंगे, इसके लिए उनकी पत्तियों पर मोटी क्यूटिकल बन जाती है। नारियल जैसे पौधों में एपिडर्मिस होती है मल्टी लेयर्ड हो जाती है, बहुस्तरीय हो जाती है। बाह्य त्वचा रोमों व अतिरिक्त मोमी पदार्थ से ढक जाती है। पत्तियों में गर्ती रंध्र पाए जाते हैं। सनकेन स्टोमेटा, सनकेन स्टोमेटा जानते हो, पूछा जाता है सनकेन स्टोमेटा क्या है। तो गर्ती रंध्र मतलब पत्ती में अंदर धंसे हुए रंध्र होते हैं, गड्ढे में रंध्र होते हैं, तो उन पर ज़्यादा धूप नहीं लगेगी तो ज़्यादा वाष्पीकरण होगा ही नहीं। तो इस तरह से नागफनी कैक्टस में पत्तियां जो है कांटों में बदल जाती हैं। उनके ज़्यादातर कांटे होते हैं, जहाँ जहाँ पर स्टोमेटा होगा वहाँ पर कांटे आ जाएंगे। तो जब स्टोमेटा ही फ्री नहीं होगा तो वाष्पोत्सर्जन होगा कहाँ से। इस तरह से वाष्पोत्सर्जन की दर जो है वो कम कर लेते हैं। मांसल पौधों में प्रकाश संश्लेषण हेतु क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाया जाता है, जिसको कैम के नाम से जाना है। इस प्रक्रिया में पर्णरंध्र केवल रात में ही खुलते हैं, दिन में खुलेंगे नहीं। और रात में जब खुलेंगे तो रात में इतना ज़्यादा तापमान नहीं होता है कि उनमें वाष्पोत्सर्जन संभव हो सके। तो इस प्रकार से पौधों में जल व तापमान संबंधी अनुकूलन के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। पौधों की प्रजातियों में विशेष रूप से ऐसी आनुवंशिक रूप से अनुकूलित स्थानीय समष्टियाँ पाई जाती हैं जो आकारिकीय व कार्यकीय लक्षणों में भिन्नता प्रदर्शित करती हैं। आनुवंशिक रूप से भिन्न होने के बावजूद चूंकि ये एक प्रजाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः आपस में अंतर प्रजनन करते हैं। इन्हें इकोटाइप कहा जाता है। इकोटाइप याद करने के लिए आप इस बात को दोबारा से फिर से पढ़िए। इसके अलावा जल संरक्षण के लिए और क्या क्या करते हैं पौधे, उनमें और कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं। देखिए, वाष्पोत्सर्जन में कमी के लिए ये अनुकूलन है। पत्तियां पूर्ण रूप से अनुपस्थित हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं अथवा कांटों में पतनित हो जाती हैं। पर्णरंध्र कम हो जाते हैं या गर्ती प्रकार के होंगे। क्यूटिकल मोटी एपिडर्मिस बहुस्तरीय रोमिल हो जाएगी। रात में खुलने वाले रंध्र जैसे कैम पौधों में। अच्छा, जल का अवशोषण करने के लिए क्या अनुकूलन होते हैं। जड़ तंत्र गहरा और अत्यधिक विकसित हो जाएगा। कैक्टस में अल्प वर्षा के जल अवशोषण है तो उथला जड़ तंत्र पाया जाता है। जल का संग्रह करने के लिए अनुकूलन, तना और पत्तियां मांसल होंगे और भूमिगत तना भी या जो भूमिगत भाग होगा वो भी मांसल हो जाता है। इस तरह से जल संरक्षण और ताप नियमन करने के लिए पौधों में ये विशेष प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। और भी जलीय पौधों में अनुकूलन होते हैं। तैरने वाले जलीय पौधों में तने पतले लंबे होते हैं तथा पत्तियां फीते या रिबन के आकार की होती हैं। कुछ पत्तियां बड़ी होती हैं जो सतह पर पौधों को तैरने में मदद करती हैं। वायु उत्तक पाए जाते हैं जिससे पौधे प्लावी रहते हैं, उनमें उत्प्लावकता का गुण रहता है, मतलब तैरते रहते हैं। लेमना और वोल्फिया, सिंघाड़ा या ट्रापा, ये सब जो रोदभितीय प्रकार के पौधे हो सकते हैं, इनमें एरनकाइमा पाया जाता है, वायु तक पाया जाता है। जड़ युक्त लेकिन तैरने वाले पत्ती वाले पौधे, कमल, निम्फिया, जलकुंभी। निमग्न तैरने वाले पौधे जो आधा डूबे होते हैं और आधा ऊपर होते हैं, जैसे सिरेटोफिल्लम है, यूट्रिकुलेरिया है। निमग्न जड़ युक्त पौधे हैं, वेलिस्नेरिया, पोटेमोजिटन, हाइड्रिला है। पानी से बाहर निकले होते हैं लेकिन ये जड़ युक्त होते हैं, तो ऐसे पौधों में टाइफा और रैननकुलस होता है। ठीक है। इसके अलावा व्यवहारगत अनुकूलन भी पाए जाते हैं पौधों में और जंतुओं में। जैसे मरुस्थलीय छिपकली एक सरीसृप है। ये उच्च ताप व जल की कमी का सामना करने हेतु उसी आवास में रहने वाले स्तनधारियों से अलग रणनीति अपनाती है।
स्तनधारियों में कार्यकीय अनुकूलन पाए जाते हैं, जिनके कारण वो अपनी साम्यावस्था बनाए रखने में सक्षम होते हैं। ये मरुस्थलीय छिपकली इस हेतु व्यवहारगत अनुकूलन की मदद लेती है। शरीर का ताप कम होने पर वो धूप में आकर के शरीर के ताप में वृद्धि कर लेती है। बाह्य ताप में अधिक वृद्धि हो जाने पर वो इससे बचने को छाया में चली जाती है। रेत से निकलने वाली ऊष्मा का शरीर में प्रवेश रोकने के लिए छिपकलियां एक समय में शरीर का केवल एक हाथ रेत के संपर्क में रखती हैं। इनका एक हाथ हवा में ऊपर उठा रहता है। इसी प्रकार अधिक ताप से बचने के लिए अनेक प्रजातियां भूमि में बिल बना करके रहती हैं। इन जंतुओं को बिलकारी जंतु कहा जाता है। जीवों के अन्य व्यवहारगत अनुकूलन भी हैं, जैसे कुछ पुष्पों का राति में खिलना, जंतुओं का दिनचर तथा रात्रिचर स्वभाव, छाया प्रिय पौधे, कोमल व पत्तियों वाले पौधे, कुछ का जड़तंत्र उथला होना, कुछ में कायिक वृद्धि अधिक होती है। दूसरी ओर प्रकाश रागी पौधे होते हैं, इनका जड़तंत्र अधिक विकसित हो जाता है, तने कठोर व पर्व छोटे हो जाते हैं, इनसे पुष्पन अधिक होता है। तो इस प्रकार से ये सब व्यवहारगत अनुकूलन होते हैं पौधों में। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, कर लीजिए जल्दी से, और लाइक वाले बटन को प्रेस कर दीजिए। इधर देखिए, यहाँ पर टेस्ट योर नॉलेज। अभी तक हमने आपको जितना पढ़ाया है उतने में से ही आपको इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। पहला प्रश्न है शुष्कोद्भिद के जल संरक्षण के अनुकूलनों को सूचीबद्ध कीजिए। दूसरा है नियमन करने वाले जीवों को क्या लाभ हुआ, क्या हानियां हैं। तीसरा प्रश्न है विभिन्न प्रकार के उप आवासों के जलोद्भिद के प्रकार लिखिए, प्रत्येक के एक उदाहरण भी दीजिए। और ये सारी बातें हमने आपको पढ़ाया है। वीडियो को दोबारा देखिए, उसके बाद फिर विचार करिए, फिर न समझ में आए फिर एक बार देखिए, उसके बाद इन सारे प्रश्नों का उत्तर लिखिए। लिखने के बाद में उत्तर मिलाने के लिए एक बार फिर से वीडियो देखिए, और इस प्रकार से आपका ये पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा और फिर आप दोबारा इसको नहीं भूलेंगे। रिमेनिंग पार्ट जो है समष्टियाँ, ये हम आपको अगले टॉपिक में, मतलब कि अगले पार्ट में पढ़ाएंगे। अब हम 2 पार्ट में इसमें आधा लेसन पढ़ा चुके हैं, और शायद अभी 2 पार्ट वीडियो और बनाना पड़ेगा। तो ये दूसरा पार्ट हो गया, अभी तीसरा और चौथा, 4 पार्ट में ये वीडियो तैयार हो पाएगा। इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। पूरा पार्ट जब आप पूरा नहीं पढ़ेंगे, जब तक चारों पार्ट एक साथ नहीं देखेंगे, तब तक आपको पार्ट, इसका जो लेसन है वो क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ठीक है, मेहनत से पढ़ाई करिए, नोट्स बनाइए,